नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की खबर सुर्खियों में है। मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पर, न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में ज्योति मल्होत्रा की कहानी आपको मैंने सुनाई भी है। आज की कहानी ज्योति मल्होत्रा की नहीं है, बल्कि ज्योति मल्होत्रा की इस कहानी की वजह से मुझे 15 साल पुरानी एक कहानी याद आ गई। और इत्तेफाक से 15 साल पहले इस कहानी का मैं दिल्ली में इसलिए गवाह था कि जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस केस की जांच की, उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा। 30 हज़ारी कोर्ट में ट्रायल चलता था, तो मैं वहाँ कई बार गया एक क्राइम जर्नलिस्ट के तौर पर, क्योंकि मुझे रूटीन क्राइम कवर करना था आज तक के लिए। माधुरी गुप्ता ये उस वक्त सुर्खियों में, लगातार कई दिनों तक, हर अखबार, न्यूज़ चैनल, सब जगह। और माधुरी गुप्ता इसलिए सुर्खियों में थी क्योंकि वो इंडिया के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं जो दुनिया भर के देशों में डिप्यूट किए जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, उनमें सबसे सेंसिटिव पोस्ट पर थी, जगह पर, वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कमीशन में, इंडियन हाई कमीशन में इस्लामाबाद में वो काम करती थी। और उन पर इल्ज़ाम लगा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये एक लंबा मुकदमा चला, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक, लेकिन इसका अंत बड़ा अफसोसनाक हुआ। तो पेश है उस माधुरी गुप्ता की कहानी जिसे पाकिस्तान में जासूसी करने के इल्ज़ाम में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और फिर करीब 20 महीने वो जेल में रही। लगभग 8 साल मुकदमा चला और उसके बाद फिर क्या अफसोसनाक अंजाम हुआ। दिल्ली में पैदा हुई माधुरी गुप्ता, एक बस उनका भाई, जब वो दोनों छोटे थे तभी उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो रिश्तेदारों के नाम पर सिर्फ एक माधुरी गुप्ता और उनके भाई थे। पढ़ने लिखने में तेज़ थी, उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और इंडियन फॉरेन सर्विस में उनकी नौकरी लग गई। भाई भी पढ़ने लिखने में ठीक था, लेकिन वो यूएस चला गया और फिर यूएस में ही सेटल हो गया। अब दिल्ली में माधुरी गुप्ता अकेली थी, अकेली रहा करती थी। वक्त बीता, नौकरी चलती रही, पर उन्होंने शादी नहीं की। करीब 30 साल तक फॉरेन सर्विस के तहत उन्होंने अलग अलग देशों की एम्बेसी और हाई कमीशन में काम किया, जिनमें इराक, लिबिया, मलेशिया, क्रोएशिया, ये सारी जगह थी। तभी 2007 में अचानक माधुरी गुप्ता का ट्रांसफ़र पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में कर दिया जाता है। पोस्ट था उनका सेकंड सेक्रेटरी और काम था प्रेस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो मतलब इस्लामाबाद हाई कमीशन में जाकर उन्हें प्रेस और इंफॉर्मेशन, ये उनके ज़िम्मे काम था। इस काम में भी उनका काम ये था, उन्हें पाकिस्तान ही इसलिए भेजा गया था क्योंकि माधुरी गुप्ता जब वो इराक में रहीं या फिर लीबिया में रहीं, इन सब जगहों पर रहने के दौरान, और उर्दू उनकी बड़ी अच्छी थी। तो अब उस वक्त एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसकी उर्दू पे अच्छी खासी पकड़ हो। माधुरी गुप्ता इसमें फिट बैठती थी और इसीलिए 2007 में उन्हें इस्लामाबाद भेज दिया गया। अब इस्लामाबाद में उन्हें काम ये था कि वो पाकिस्तान से छपने वाले सारे उर्दू अखबारों को डेली देखें और उसकी एक नोट बनाएं, एक रिपोर्ट बनाएं और हाई कमिश्नर, जो अपने इंडियन हाई कमिश्नर हैं, और बाकी सीनियर अफसरों को फॉरवर्ड कर दें, ताकि ये पता किया जा सके कि पाकिस्तान के अखबारों में इंडिया को लेकर क्या चल रहा है। यही उनका काम था, वो अपना काम कर रही थी। अब सेकंड सेक्रेटरी प्रेस एंड इंफॉर्मेशन तो थी, लेकिन उनके ज़िम्मे कोई सेंसिटिव काम नहीं था, बस उनका काम यही था, एक तो पाकिस्तानी मीडिया को हैंडल करना और उर्दू में छपने वाली खबरों को ट्रांसलेट कर अपने सीनियर अफसर तक पहुँचाना। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2009 में अचानक हमारी खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इन दोनों को एक शक हुआ कि माधुरी गुप्ता इस्लामाबाद में रहकर शायद भारत के खिलाफ जासूसी कर रही हैं। उसकी वजह ये थी कि उन्हें जिन लोगों से मिलना था उसके अलावा भी वो कुछ लोगों से मिलती हैं, कई लोगों के घर डिनर पर भी जाती हैं और कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ उनसे बड़ी नज़दीकी है। अब जासूसी की दुनिया में बड़ा आम है कि अगर किसी एम्बेसी या हाई कमीशन तक पहुँच बनानी है तो फिर उससे दोस्ती करो, किसी और के ज़रिए दोस्ती कराओ, फिर उसको ये साथ वक्त गुजारो। तो कुछ चीज़ें ऐसी लगी। इसी के बाद दिल्ली में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उस वक्त जो रॉ के चीफ थे, इसके अलावा आईबी के चीफ थे,
इन सब के अलावा जो होम सेक्रेटरी थे, बल्कि इन सब के नाम है, नई दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें रॉ के जो चीफ थे उस वक्त केसी वर्मा, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ थे राजीव माथुर, होम सेक्रेटरी थे मिस्टर जी के पिल्लई, ये इस मीटिंग में शामिल थे। लेकिन इत्तेफाक या हैरत की बात यह थी कि उस वक्त होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, कांग्रेस की सरकार थी। बट पी चिदम्बरम साहब को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, उन्हें मीटिंग के बारे में कोई जानकारी भी नहीं। इस मीटिंग में ये हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे डाउट हो रहा है कि माधुरी गुप्ता जासूसी कर रही हैं। अब इस शक होने की वजह यह थी कि कुछ ईमेल जो उन्होंने अलग आईडी से बनाए थे और उस ईमेल के जरिए वो दो लोगों के टच में थे, और ये दो लोग पाकिस्तान के थे। इनमें से एक था मुदस्सिर राजा राणा और दूसरे का नाम था जमशेद उर्फ जिम। जिम माधुरी गुप्ता ने ही नाम रखा हुआ था। अब ये दोनों के साथ कुछ मेल और उस मेल पे बड़ी सारी पर्सनल बातें थी, तो ये इसको लेकर नई दिल्ली में मीटिंग हुई रॉ, आईबी और होम सेक्रेटरी की। इस मीटिंग के बाद ये पाया गया कि नहीं, इस्लामाबाद जैसे सेंसिटिव जगह पर एक हमारी अपनी एम्प्लॉय अगर ऑफिस के अलावा इस तरह से मेल कर रही है, बातें कर रही है, और उसमें कुछ ऐसे मेल थे जिसमें ये था कि शायद एम्बेसी में कितने स्टाफ हैं या और भी बाकी ऐसी चीज़, या लोगों के प्रोफाइल, बायोडेटा वो भी थे, ये दिल्ली से है, ये हैदराबाद से, फलाना। अब दुश्मन देश में बाकी तो इन्फॉर्मेशन छोड़िए, अगर किसी एम्प्लॉय का पूरा बायोडेटा भी दे दें, CV दे दें, तो वो भी बड़ा खतरनाक होता है कई बार। तब इस ईमेल के सबूत के आधार पर इस मीटिंग में तय हुआ कि माधुरी गुप्ता को दिल्ली बुलाओ, और दिल्ली बुलाने के बाद उससे पूछताछ होगी। अब अचानक ये भी था कि माधुरी गुप्ता को इस्लामाबाद से दिल्ली बुलाएं तो उसके हैंडलर या बाकी लोगों को डाउट ना हो जाए, शक ना हो जाए, तो फिर कैसे क्या करें। तो उसके बाद ये तय हुआ कि बुलाते तो हैं लेकिन किसी और बहाने से। उसी वक्त एक सार्क समिट था और उस सार्क समिट के लिए भारत तैयारी कर रहा था। ये सार्क समिट भूटान में होना था। तो माधुरी गुप्ता से कहा गया कि इस सार्क समिट में हमें कुछ आपकी ज़रूरत पड़ेगी, मीडिया ब्रीफिंग और बाकी चीज़ों के लिए, क्योंकि आप प्रेस एंड इन्फॉर्मेशन में आपका तजुर्बा है, तो अपनी दिल्ली आइए। और चूंकि जस्ट सार्क समिट से पहले की ये बात थी और इससे पहले ऐसा कई बार हुआ था, माधुरी गुप्ता को शक भी नहीं हुआ, और वो दिल्ली पहुंचती हैं 21 अप्रैल 2010 की रात, 21 अप्रैल 2007। आने के बाद वो रात अपने घर पर रहती हैं, दिल्ली में ही उनका अपना घर था, और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो फॉरेन मिनिस्ट्री के दफ्तर में, विदेश मंत्रालय के दफ्तर में जाकर रिपोर्ट करती हैं। दुनिया भर की जितनी भी एम्बेसी या हाई कमीशन है, ये डायरेक्ट फॉरेन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। और मैंने पहले भी कहा कि इन सब के जो बॉस होते हैं वो होते हैं होम सेक्रेटरी, जो भी मिस्री साहब हैं होम सेक्रेटरी, उस वक्त पिल्लई साहब थे। तो अब ये अगले दिन जाकर रिपोर्ट करती हैं, 21 अप्रैल को रात को लौटी हैं और 22 अप्रैल की मॉर्निंग। जब वहाँ जाकर इन्होंने रिपोर्ट किया तो अचानक वहाँ दिल्ली पुलिस के कुछ लोग सादी वर्दी में पहुँचे। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से थे। स्पेशल सेल के लोग इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो लोग माधुरी गुप्ता को बुलाते हैं और अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। माधुरी गुप्ता चल पड़ती हैं। उन्हें लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल के दफ्तर लाया जाता है और फिर बताया जाता है कि हम आपको जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हैं। 22 अप्रैल 2010 को माधुरी गुप्ता की गिरफ्तारी हुई। 23 अप्रैल 2010 को हमारे देश के हर अखबार में यह खबर फ्रंट पेज पर थी, और उसकी वजह थी कि पाकिस्तान में काम करने वाली इंडियन हाई कमीशन की एक लेडी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, और वो भी कोई छोटे मोटे पद पर नहीं थी, सेकंड सेक्रेटरी प्रेस एंड इंफॉर्मेशन। तब माधुरी गुप्ता की उम्र थी 55 ईयर्स, रिटायरमेंट में भी 3-4 साल बाकी थे। अब इसके बाद मीडिया में तमाम तरह की खबरें आनी शुरू हो गई कि क्या जासूसी करती थी, कौन से इन्होंने डिफेंस और बाकी चीज़ों के राज दुश्मन को दिए। अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग खबरें चल रही थी, जैसे अभी ज्योति मल्होत्रा की चल रही है। खैर ये सब बीतता रहा। इसके बाद स्पेशल सेल ने एक चार्जशीट दाखिल की अदालत में। उस चार्जशीट में स्पेशल सेल ने कहा कि माधुरी के पास एक ब्लैकबेरी फ़ोन था उस वक्त, मोबाइल, और उनके लैपटॉप। उस फ़ोन और लैपटॉप से उनके कुछ मेल आईडी मिले। उस मेल आईडी में कुल 73 ईमेल थे, 73, जो उनके ऑफिशियल काम के अलावा था। 73 ईमेल्स थे। इन 73 ईमेल्स में से 54
भेजा गया था, यानी 54 ईमेल माधुरी गुप्ता ने भेजा था, जबकि 19 मेल उन्होंने रिसीव किया था 73 में। 54 खुद माधुरी गुप्ता ने भेजा और 19 रिसीव किया। जीमेल का एक एड्रेस था, उस एड्रेस पर। और ये जो 73 के 73 ईमेल थे, ये 2 लोगों को भेजा गया या रिसीव किया गया। उनमें से एक यही राणा, मुदस्सिर राजा राणा, और दूसरा जमशेद उर्फ जिम। अब उसमें यह था कि इस ईमेल में उन्होंने वहाँ इस्लामाबाद हाई कमीशन के स्टाफ या वहाँ रॉ का कौन कौन बंदा है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी दी। अब इत्तेफाक से जब ये सब कुछ चल रहा था, तभी इस्लामाबाद में जो हमारे रॉ के एक मेन बॉस थे, उनका नाम भी लीक हो जाता है कि इस्लामाबाद हाई कमीशन में जो है, क्योंकि स्टाफ के तौर पर सब काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि हर एम्बेसी या हाई कमीशन में ज़्यादातर मैक्सिमम स्टाफ जो होता है वो एजेंट ही होता है उस देश का, लेकिन उनका नाम आ गया। अब जब नाम आया तो ये हुआ कि नाम कैसे लीक हुआ, तो ये भी इल्ज़ाम माधुरी गुप्ता पर आया। हालांकि इसके पीछे की और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन फिलहाल इस कहानी को आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो मोबाइल और बाकी चीज़ें मिली, तो उसमें से कुछ मैसेज भी मिले। अब जब मैसेजेस मिले तो उसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आई वो ये कि जो जमशेद था एलियस जिम, उसकी उम्र करीब 30 साल थी, माधुरी गुप्ता से करीब 23-24 साल छोटा था। और एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो लेडी थी, उसके ज़रिए मुलाकात कराई गई थी जिम की माधुरी से। ये मिला, फिर इसने कहा कि हम कुछ किताब पर काम कर रहे हैं। अच्छा, माधुरी गुप्ता को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और उर्दू किताबें भी पढ़ने का। तो फिर जल्दी दोस्ती हो गई। दोस्ती हुई तो फिर वो दोनों मिलने जुलने लगे। उसके बाद कहा यह जाता है कि माधुरी और जिम के बीच में इश्क हो गया। हालांकि उम्र में 24 साल छोटा था जिम, लेकिन हो गया। अब कई ऐसे मैसेजेस भी आए दोनों, जिसमें इन दोनों के इजहार मोहब्बत के सबूत भी हैं। एक ईमेल था, बल्कि मैसेज नहीं, ईमेल। एक ईमेल में माधुरी गुप्ता इस मुदस्सिर राणा जो मेन था वहाँ का, और वो मुदस्सिर राणा जो था वो ISI का एजेंट था, लेकिन उसने अपने आप को कुछ और शो करके पेश किया और फिर मिला, जो तरीका होता है जासूसी का, तो वो उसके भी करीब थी, लेकिन मोहब्बत जिम से था। तो एक बार उन्होंने उसको मेल लिखा और ये मेल भी कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया। और उस मेल में ये था कि जिम ने मेरा दिल तोड़ा है, वो मेरे साथ कुत्तों जैसा सलूक करता है। वो मुझे एक जिम ट्रीट्स मी लाइक ए डॉग, इंग्लिश में लिखा था वो। ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू माई सोशलाइजिंग विथ एनी पाकिस्तानी। वाई डज ही हैव सच ए पुअर ओपिनियन ऑफ हिज ओन पीपल। द लेटर कंक्लूडेड बिटरली, टेल जिम की पाकिस्तान को आजमा के देख लिया। तो इस मेल में यही था कि वो मुझे कुत्तों जैसा मेरे साथ सलूक करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि बाकी पाकिस्तानियों के साथ घुलना मिलना उसे मेरा क्यों पसंद नहीं है, और वो क्यों अपने ही हमवतन पाकिस्तानियों के बारे में गलत राय रखता है। और आखिर में ये था कि जिम को बताना कि मैंने पाकिस्तान को भी आजमा के देख लिया। ये वो मेल था और ये वो पार्ट था जिसके ज़रिए ये साबित किया गया कि माधुरी इश्क में पड़कर देश के खिलाफ गद्दारी कर रही थी और पाकिस्तान के रास्ते रही थी। अब ये सारे ईमेल 73 मेल ये मेन बने सबूत। इसके बाद अब ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद अब मुकदमा चला। मुकदमा जब शुरू हुआ तो उसमें ये कहा गया कि देश के साथ गद्दारी थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी मामला इसमें बनाया गया और इसमें जो सज़ा थी वैसे मैक्सिमम 3 साल थी, लेकिन अगर इसमें एक और सेक्शन जोड़ दिया जाता ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उसके तहत, तो शायद 14 साल तक की सज़ा मिल सकती थी। लेकिन वो चार्जशीट में स्पेशल सेल ने वो वाला सेक्शन डाला ही नहीं। इसका मतलब है कि माधुरी गुप्ता अगर गुनहगार भी साबित होती तो 3 साल में बाहर आ जाती। और गिरफ्तारी के बाद से लगातार 20 महीने तक, यानी कि करीब करीब 1.25 साल वो जेल में गुजार चुकी थी। 20 साल के बाद उसे जमानत मिलती है और वो बाहर आती है 2012, क्योंकि 22 अप्रैल 2010 को गिरफ्तारी थी और 2012 में वो बाहर आ जाती है। अब जब ये हुआ तो सरकारी वकील को बाद में ख्याल आया, वो पहुंच गया हाई कोर्ट और उन्होंने कहा कि माधुरी गुप्ता ने जिस तरीके के पाकिस्तान जैसे देश में जाकर ये जासूसी की है, उसके तहत 3 साल की सज़ा कम है, इसलिए उसको एक सेक्शन लगाना चाहिए। और वो सेक्शन था 3/1 C Part 2 एंड सेक्शन 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923।
मामला अभी कोर्ट में ही चल रहा है। हाई कोर्ट ने देखा, अपील आई, मतलब अर्जी आई, वो भी ऐसे ही, और धीरे धीरे वक्त बीता गया, केस आगे बढ़ा नहीं। अब सोचिए एक जासूसी का केस, वो भी पाकिस्तान में, फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा है। बाद में फिर अचानक हाई कोर्ट ने लोअर हाई कोर्ट से कहा कि ठीक है, आपने जो कहा नया सेक्शन ऐड कर दीजिए ताकि मैक्सिमम पनिशमेंट 14 साल हो सके। अब हाई कोर्ट से जब ये सारी चीज़ें आ गई तो अब लोअर कोर्ट में फिर से मुकदमा शुरू हुआ। लोअर कोर्ट में जब मुकदमा शुरू हुआ तो माधुरी गुप्ता ने एक ही चीज़ बार बार कही कि मैंने कोई भी अपने देश से गद्दारी नहीं की, कोई ऑफिशियल सीक्रेट है, कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई ऐसी जानकारी नहीं दी, और उसने उन 73 ईमेल का हवाला दिया। अब वो जो 73 ईमेल थे जिसमें से सेंड भी किया, रिसीव भी किया, उसमें से कहीं किसी डिफेंस से रिलेटेड या बाकी ऐसी कोई गोपनीय सूचना उसमें नहीं थी। डिफेंस ने इसी को आधार बनाया कि ऐसी एक भी इंफॉर्मेशन जो देश के खिलाफ हो आप इसमें दिखा दीजिए। लेकिन हाँ, उसमें यह था कि माधुरी गुप्ता का रिलेशन एक पाकिस्तान के जासूस के साथ था जिसका नाम था जिम। तो कोर्ट का यह मानना था कि जिस पोजीशन पर माधुरी थी, और वो भी कोई नौसिखिया नहीं थी, 30 साल का तजुर्बा था उनको फॉरेन मिनिस्ट्री में अलग अलग देशों के एम्बेसी या हाई कमीशन में काम करने का, तो उन्हें पता था कि उनकी एक लकीर है, इस लकीर को पार नहीं किया जा सकता क्योंकि दुश्मन देश के जासूस हर वक्त वहाँ लगे रहते हैं। तो उन्होंने ये गलती की, उन्होंने पर्सनल ईमेल आईडी से अपने रिश्ते एक तो बनाए, और उस रिश्ते के चक्कर में उन्होंने अपनी नौकरी के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया। खैर ये मुकदमा चलता रहा और आखिरकार 2018 में दिल्ली की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और इस फैसले में कोर्ट ने माना कि माधुरी गुप्ता ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उस जिम्मेदारी से बढ़कर उन्होंने आगे जाकर ये काम किया कि वहाँ के जो लोग थे जो जासूस के भेष में थे उनके साथ रिश्ता रखा, और उनमें से एक का इश्क हुआ, मतलब इश्क भी गया। तो वो जिस जिम्मेदार पद पर थी यहाँ पे ये गवारा नहीं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पोस्ट होता है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो नया सेक्शन लगाया था जिसमें मैक्सिमम 14 साल की सज़ा है, उसमें माधुरी गुप्ता का केस खरा नहीं उतरता, इसलिए कि इस पूरे केस में कहीं भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल या बाकी एजेंसियों ने ऐसा एक भी एविडेंस नहीं दिया जो ये साबित कर सके कि उन्होंने किसी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी इंडिया के बारे में पाकिस्तान के अपने प्रेमी या दूसरे हैंडलर को किसी को दिया हो। हाँ, इश्क का मामला साबित होता है, तो इसलिए डिफेंस या ऐसी कोई संवेदनशील सूचना उन्होंने पास नहीं की, इसलिए 14 साल तो नहीं पर 3 साल की उन्हें सजा मिलती है। लोअर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। इस 3 साल में से 20 महीने वो ऑलरेडी काट चुकी थी। अब बाकी के करीब 1.25 साल बचे थे, लेकिन 3 साल की सजा थी, तो ऐसे में ये भी होता है कि आप सीधे हाई कोर्ट में चैलेंज करें इस फैसले के खिलाफ, तो ये सजा मुलतवी हो जाती है, फिर आपको बेल मिल जाता है। तो उसी दिन जिस दिन ये पनिशमेंट सुनाई गई, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी डाल दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्जी डाली तो ये 3 साल की सज़ा पे रोक लग गई, और हाई कोर्ट ने कहा हम मामले की सुनवाई करेंगे। 2018 की बात है ये। 18 के बाद 19-20 गुजर गया, 21 आ गया। अब देश में कोरोना था, कोरोना ने दस्तक दी, सारी चीज़ों की तरह कोर्ट के काम पे भी असर पड़ा, और ये केस आगे नहीं बढ़ा। फिर अचानक अक्टूबर 2021 में कुछ अखबारों में फ्रंट पेज पर एक खबर आती है। यह खबर माधुरी गुप्ता की मौत की थी। असल में माधुरी गुप्ता जब यहाँ पहुँची, भाई तो अमेरिका में था, अकेली कोई और परिवार में था नहीं, तो वो राजस्थान की एक जगह पर अकेली रहा करती थी और गुमनामी की ज़िंदगी जी रही थी। और फिर उसी गुमनामी की ज़िंदगी में जो उनके एक वकील थे, ये अक्टूबर 2021 की बात है, भिवाड़ी में वो रहा करते थे, और भिवाड़ी में ही उनकी मौत हुई। और इस मौत की खबर अगले दिन आई उस वकील के ज़रिए जो वकील माधुरी गुप्ता का केस लड़ रहे थे। तो 2021 में माधुरी गुप्ता की मौत हो गई। हाई कोर्ट का फैसला कभी आया नहीं, लोअर कोर्ट ने उन्हें अक्यूज़ माना, 3 साल की सज़ा दी थी। मौत की खबर हाई कोर्ट तक पहुंची। हाई कोर्ट ने अब उस केस को फिर क्लोज कर दिया, क्योंकि अक्यूज़ड ही नहीं है तो आगे केस क्या चलेगा। केस क्लोज हो गया, लेकिन कई सवाल अपने पीछे छोड़ गया। पहला ये कि अगर ये इतना सीरियस मैटर था तो सिर्फ 3 साल की सज़ा क्यों, 14 साल क्यों नहीं? जब 14 साल के लिए दोबारा कहा गया ये सेक्शन जोड़ो, और ख़ुद कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया
कि एक भी एविडेंस नहीं मिला सिवाय इश्क के। दूसरा कहते हैं इसमें दो बाकी कहानियां आई। मुझे माधुरी गुप्ता ने भी अपने बचाव में ये कोर्ट में कहा था। उन्होंने कहा कि जब वो इस्लामाबाद में पोस्टिंग हुई तो वहाँ के जो स्टाफ थे सीनियर, उनमें से कुछ लोगों के साथ उनकी बनी नहीं किसी बात पर शुरुआत में ही लड़ाई हो गई और उसके बाद से लगातार रिश्ते खराब थे और इस खराब रिश्ते की वजह से उन्हें जानबूझकर झूठे मामले में फंसाया गया। दूसरी कहानी ये थी कि इस पूरे मामले में आईबी और रॉ इन दोनों की आपस में लड़ाई थी उसी एम्बेसी में इंफॉर्मेशन को लेकर। अच्छा, ये एजेंसियों में आपस में तालमेल ना होना, लड़ाई होना, ये आम बात है। तो इन दोनों के बीच भी लड़ाई थी। कहते हैं कि जब माधुरी गुप्ता को दिल्ली बुलाया गया, उसके नेक्स्ट डे वहाँ पे जो रॉ के लिए मेन अफसर थे हमारे काम कर रहे थे, उसका नाम किसी हमारी एजेंसी ने ही लीक कर दिया था कि ये है वहाँ पर, और वो बड़ी उस वक्त भद पिटी थी। तो दो एजेंसियों की लड़ाई, माधुरी गुप्ता की वहाँ के स्टाफ के साथ अनबन, ये दो अलग अलग कहानियाँ थी। लेकिन जो सबसे सॉलिड कहानी थी वो यही थी कि सचमुच माधुरी गुप्ता को उस जिम से प्यार हो गया था। उम्र में 25-24 साल, छोटा, लेकिन प्यार हो गया। और ये भी था कि वो उससे शादी करना चाहती थी और ये भी था कि शादी के बाद वो इस्तांबुल में जाकर दोनों बसना चाहते थे। लेकिन एक पाक का जासूस पाकिस्तानी और एक हाई कमीशन की एम्प्लॉई, ये काम हो नहीं सकता था। तो माधुरी गुप्ता की मौत के बाद, और चूंकि ये सिर्फ लोअर कोर्ट तक गया, अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बारी थी, वहाँ तक ये मामला पहुँचा नहीं, इसलिए असल में माधुरी गुप्ता की सच्चाई क्या है? क्या वो सच में जासूस थी? क्या सच में उसने खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा की? या सिर्फ ये एक सीधा और सिंपल इश्क का मामला था? क्या इसमें एजेंसियों की लड़ाई थी? क्या स्टाफ के साथ आपसी भेदभाव? बहुत सारे सवाल थे और ये सारे सवाल लगातार मीडिया में उठते रहे, उठाए जाते रहे, लेकिन इनमें से किसी भी सवाल का जवाब कभी सामने नहीं आ पाया। उसकी वजह ये है कि जो इसमें मेन कैरेक्टर माधुरी गुप्ता, उन्हीं की मौत हो चुकी है। तो कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सुजाता परिदा, इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सुजाता जी। और ये मेजर जनरल वुदेफ परिदा जी की पत्नी है, भेजा है अक्षय जैना जी ने। साथ ही समीर अहमद खान, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे समीर। BMD नायर, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नायर साहब। और ये भेजा जितेंद्र कुमार शर्मा ने। साथ ही उषा सिंह जी एंड RN सिंह जी, इन दोनों की एनिवर्सरी ऊपर से 50वीं, मतलब गोल्डन जुबली। तो अंकल आंटी, आप दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी। आप हमेशा यूं ही ऐसे ही साथ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। और परिचय दे दूं मैं उषा जी और RN सिंह जी की। ये हमारे अमित सिंह, पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर जानती है, हम सबके पीछे की ताकत वही हैं, हमारे वीडियो एडिटर के चीफ हेड, और मैं हमेशा उनको चीफ ही बुलाता हूँ। तो उनके पेरेंट्स हैं और अभी उन्होंने पार्टी भी की और डबल धमाका था अमित भाई के लिए, क्योंकि अंकल आंटी के अलावा वीरेंद्र, बल्कि वंदना सिंह एंड उत्कर्ष सिंह, इन दोनों की भी एनिवर्सरी थी, इनकी कल थी। तो और ये अमित सिंह साहब के छोटे भाई हैं उत्कर्ष। तो वंदना एंड उत्कर्ष, हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को भी। और अंकल आंटी, आपको दिल से दुआ, आप हमेशा अच्छी रहें, ऊपर वाला आपको अच्छा रखे, सेहत दे और खुशियाँ दे, और आप दोनों हमेशा साथ रहें। और अंकल आंटी के लिए AI का बहुत खूबसूरत वीडियो भी बनाया सिंह साहब ने, कमाल है, वो एक ऐतिहासिक है, अच्छा लगा देखकर मुझे भी। इसके अलावा आज तेजस्वी राज सिंह ठाकुर, इनकी भी एनिवर्सरी है, पर ये अकेले ही बनाएंगे शायद, क्योंकि पत्नी का नाम तो भेजा नहीं, डांट खाइए अब आप। कोई बात नहीं, तेजस्वी राज सिंह साहब, आपको और आपकी धर्मपत्नी को हैप्पी एनिवर्सरी। इसके अलावा कनिष्का और धर्मेंद्र साहिनी, इनकी भी आज एनिवर्सरी है। तो कनिष्का एंड धर्मेंद्र, हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को भी। और ये भेजा है समीर ने। इसके साथ कहानी में आज इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।